नमस्कार दोस्तों, एक बार इस YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो अपने चल रही है रीट की फिज़िक्स, जिसमें अपना पोर्शन चल रहा है मोशन का, गति का। इसका एक पार्ट हम पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने गति के नॉर्मल बारे में पढ़ा था, गति की डेफिनेशन पढ़ी थी, जो 5 टाइप की अपनी मोशंस दी हुई है रीट के सिलेबस में, उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम इसके नेक्स्ट पोर्शन पर चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और इस पार्ट में हम गति वाले इस पूरे पोर्शन को कंप्लीट कर देंगे। इस पार्ट में हम जो शेष गति का पोर्शन बचा है वो कंप्लीट करेंगे। उसमें देखिए क्या क्या है। एक है जड़त्व। जड़त्व को देखिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि जड़त्व को समझेंगे तभी हम न्यूटन के गति के नियमों को समझ पाएंगे। तो पहले हम जड़त्व को समझेंगे, उसके बाद में न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे। उसके बाद में ये 3 नियम पढ़ने के बाद में जो शेष बचेगा वो बचेगा गति से संबंधित जो टर्म्स होती हैं, जैसे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, जिसमें गुरुत्वीय त्वरण भी आ जाता है, और उसके बारे में हम बात बल वाले पार्ट में कर चुके हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया था, एक अलग ही वीडियो बनाया था उसका। उसके बाद में हम पढ़ेंगे गति के समीकरण, जो गैलीलियो गैलीली ने दिए थे। 3 समीकरण हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मुक्त पतन के बारे में। तो इतना जो मेन पोर्शन है वो यही है आपकी रीट की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से अगर इसके अलावा या इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जो कंसेप्ट क्लियर करना है वो इतने से मैटर में से आपको करना है, और इसी मैटर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं जड़त्व के बारे में कि जड़त्व होता क्या है। देखिए डेफिनेशन यहाँ पे, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। इसका मतलब कोई वस्तु है वो किसी एक अवस्था में स्थित है या एक अवस्था में है, और वो अवस्था हो सकती है या तो वो वस्तु क्या है, स्थिर हो, और या वो वस्तु क्या हो, गतिशील। इन दोनों में से किसी एक अवस्था में वो वस्तु है, तो इस अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध कहलाता है वो क्या कहलाता है, जड़त्व है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है। अब हम उसको स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में कन्वर्ट करते हैं तो वो इसका विरोध करती है, अपनी इस अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, और इसको हम बोलते हैं जड़त्व। सेम यही कंडीशन गतिशील वस्तु के लिए है। कोई वस्तु गतिशील है, उसे हम बल लगा करके उसको स्थिर अवस्था में लाना चाहते हैं तो वो उसका भी विरोध करती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप किसी एक निश्चित वेग से चल रही बस के अंदर बैठे हैं। जैसे ही उस बस के ब्रेक लगाया जाता है अचानक, तो वो ब्रेक लगाने से बस है वो रुक जाती है। इससे, उस ब्रेक लगाने की घटना से आपके साथ क्या घटित होता है कि आपका जो एरिया उस सीट से सटा हुआ है, अर्थात आपके पैर जो सीट से सटे हुए हैं या बस के संपर्क में हैं, वो तो रहेंगे स्थिर, और जो आपका ऊपर का एरिया है जो फ्री है मोशन के लिए, वो फिलहाल तो उस बस की गति के साथ गति कर रहा है, लेकिन जैसे ही बस रुकती है आपका शरीर उसी वेग के साथ गतिशील रहता है और वो आगे की तरफ झुक जाता है। ये हम गति के नियमों में पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में ये है क्या कि हमने तो बस को रोक दिया, अपना नीचे का जो पैर हैं जो सीट पे टिके हुए हैं वो भी रुक गए, लेकिन जो ऊपर का शरीर है वो क्या कर रहा है, वो गतिशील था और वो गतिशील ही रहना चाहता है, इसलिए वो थोड़ा आगे की तरफ झुक जाता है। इसका मतलब यही है कि जब भी कोई वस्तु अपनी स्थिति या अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है तो उस वस्तु का वह गुण है वो कहलाता है जड़त्व। क्लियर है। देखिए, इसके 2 भाग होते हैं। कौन से? स्थिर अवस्था का जड़त्व और गतिशील अवस्था का जड़त्व। स्थिर अवस्था का जड़त्व का मतलब है कि कोई वस्तु है वो स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, वह अवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहती। गतिशील अवस्था का मतलब है कि कोई गति में है कोई वस्तु, तो वह गति में ही रहना चाहेगी, स्थिर अवस्था में नहीं आना चाहती। तो देखिए समझते हैं दोनों को। पहले हम देखते हैं स्थिर अवस्था का जड़त्व।
इसके एग्जाम्पल देखिए कि बस के अचानक चलने पर, ये कुछ नहीं है, उसमें है, उसमें बैठे यात्रियों पर पीछे की ओर धक्का लगता है। आप क्या है, ऐसे नॉर्मल पोजीशन में बैठे हुए हैं, बस अचानक चलती है तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है वो बस के संपर्क में है, आपका ये ऊपर वाला पोर्शन है वो फ्री है। तो ये स्थिर अवस्था में, ये स्थिर अवस्था में ही बना रहना चाहता है, लेकिन बस है वो जाती है आगे की तरफ। तो ये स्थिर अवस्था में बना रहना चाहता है, इसका मतलब ये झुकेगा पीछे की तरफ। तो ये सब जड़त्व के कारण ही होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल सिंपल सा है जो आप डेली लाइफ में करते हैं, वो भी क्या है कि कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का नीचे गिरना। अपन कंबल वगैरह से धूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसको किसी रस्सी पे टांग के उसके लकड़ी की मारते हैं, तो जो उसके अंदर धूल के कण है वो वहीं के वहीं रहते हैं और कंबल है वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा मूव कर जाता है। तो वो मूव करता है और वो कण यहीं वहीं के वहीं रहते हैं, तो वो बाहर निकल के नीचे गिर जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, आपको दिया गया है कि गति अवस्था का जड़त्व। इसके एग्जाम्पल देखिए कि चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। ऊपर का जो एरिया है वो फ्री है मोशन के लिए, तो वो फिलहाल मोशन में है, तो ब्रेक लगाने पर भी वो मोशन में ही रहना चाहेगा, गति में ही रहना चाहेगा। क्लियर है? देखिए, जड़त्व से संबंधित कुछ और जानकारियां कि जड़त्व नाम गैलीलियो द्वारा दिया गया। जड़त्व का नाम किसने दिया? गैलीलियो ने। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व समानुपाती द्रव्यमान। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उस वस्तु का अवस्था परिवर्तन भी उतना ही मुश्किल होगा। जैसे अगर हम कार को रोकना हो तो अगर हम उसी पावर का ब्रेक लगाते हैं तो वो थोड़ी सी दूरी पर रुक जाती है, लेकिन अगर किसी भारी ट्रक को रोकना हो तो उसी पावर का ब्रेक लगाने से वो नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि वो गतिशील है और उसका जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुसार बहुत ज़्यादा है, और जड़त्व ज़्यादा है तो वो अवस्था परिवर्तन का विरोध भी उतना ही अधिक करेगा। क्लियर है? तो ये अपना जड़त्व का कंसेप्ट है कि अवस्था परिवर्तन का विरोध अगर किसी वस्तु में पाया जाता है तो इस विरोध को या इस विरोध करने के गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अब देखिए, हम चलते हैं गति के नियमों पर। गति के नियम न्यूटन ने दिए हैं साहब, और न्यूटन ने 1686 में 3 नियम दिए थे गति के। कौन से? जिनको नॉर्मली बोला जाता है गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इनके ऑप्शनल नाम भी हैं, वो भी हम देखते हैं। तो हम पहले बात करते हैं गति का प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में या गत्यावस्था में है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। अभी आपने जड़त्व के कंसेप्ट में देख लिया कि वो अवस्था का विरोध करती है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अब हम बता रहे हैं कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दें। जैसे कोई बॉक्स पड़ा हुआ है कमरे के अंदर, वो तब तक स्थिर अवस्था में है या विराम अवस्था में है जब तक कि हम उसे धक्का लगा करके गति अवस्था में ना ले आए, वो अपने आप नहीं चलेगा। इसी प्रकार से कोई वस्तु गतिशील है, जैसे बॉल लुढ़कती हुई आ रही है, अब ये तब तक लुढ़कती रहेगी जब तक कि हम इस पे हाँ, घर्षण बल दूसरा फैक्टर है। अगर उसको हम शून्य मानते हुए ये माने कि चिकने फर्श पर ये बॉल फिसलती हुई आ रही है, तो ये तब तक फिसलती रहेगी जब तक कि हम इस पे बल लगा करके इसको रोक ना दें। तो चाहे वस्तु विरामावस्था में हो चाहे वस्तु गति अवस्था में हो, उसकी अवस्था परिवर्तन तभी होगी जब उस पर लगेगा बाह्य बल। क्लियर है? देखिए, वस्तुओं में यह प्रवृत्ति जड़त्व के कारण पाई जाती है, ये मैंने आपको बता दिया कि अवस्था परिवर्तन की जो प्रवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति? अवस्था परिवर्तन।
अवस्था परिवर्तन, अवस्था गतिशील या विरामावस्था कोई सी भी हो, उसमें परिवर्तन की जो प्रवृत्ति है वो किसके कारण आती है? जड़त्व के कारण। इसीलिए इसको हम जड़त्व का नियम भी कह देते हैं, क्योंकि ये जो नियम है वो जड़त्व से रिलेटेड है। इसीलिए गति के प्रथम नियम को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, इतना ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है कि जड़त्व का नियम कौन सा है, तो गति का प्रथम नियम है, या इसको जड़त्व का नियम क्यों कहा जाता है वगैरह वगैरह। ये कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो लैंग्वेज में आपको चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे दे वो गलत नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है कि ये जड़त्व के नियम से रिलेटेड है, और इस नियम को, गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम बोल रहे हैं, तो इसके एग्जाम्पल हैं वो भी सेम होंगे। देखिए एग्जाम्पल, चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं, सीधी सी बात है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है कि किसी पौधे पर लगी शाखा को हिलाने पर फल है वो टूट जाता है। जैसे किसी पौधे पर कोई फल लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसकी शाखा को हिलाते हैं तो वो फल नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उस शाखा को हिलाते हैं तो वो फल है वो विरामावस्था में ही रहना चाहेगा। वो अगर विरामावस्था में रहना चाहेगा तो वो विराम में रहेगा, और जो टहनी है, शाखा है, वो वहाँ से मूव कर जाएगी, तो वो उससे अलग होकर के नीचे गिर जाता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन ने गति का द्वितीय नियम में क्या बताया है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? बल। तो न्यूटन ने क्या बताया कि किसी वस्तु पर जो आरोपित बल है F, वो किसके बराबर होगा? उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के ma के बराबर। तो F इक्वल्स टू ma। क्लियर है? तो द्वितीय नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है, या बल का कंसेप्ट हमें पता चलता है। तो द्वितीय नियम से हम, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसका आंसर यही होगा कि इससे हमें बल के बारे में जानकारी मिलती है। बल के बारे में, या हमें मिलता है बल का सूत्र। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है गति का तृतीय नियम, जिसे हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मैं यही आपको बता दूं, इसका अन्य नाम होता है, वो क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो इस नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब है कि हम किसी वस्तु पर, हम इस वस्तु पर क्रिया कर रहे हैं, तो परिणाम स्वरूप यह वस्तु भी उतनी की उतनी हम पर प्रतिक्रिया करेगी। जैसे हम किसी के थप्पड़ लगाते हैं, तो जितनी क्रिया हमने उसके गाल पे की, उसका गाल उतनी ही प्रतिक्रिया हमारे हाथ पर कर रहा है। यही वजह है कि उसके गाल पे भी लगती है और अपने हाथ पे भी लगती है। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल समझाया है, करके देख लेना किसी छोटे भाई बहन पर। मारना नहीं है किसी को, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तो अब देखिए ये क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो दोनों वस्तुएं हैं वो एक दूसरे पर बल लगाती हैं, इसलिए ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए कि गोली दागने पर बंदूक पर पीछे की तरफ, या बंदूक का पीछे की तरफ खिसकना या उस पर बल लगना। देखिए कारण क्या होता है कि ये अपनी बंदूक है, इसमें से गोली दागी जाती है, इसका मतलब ये इस पर क्रिया की हमने बंदूक से इस दिशा में, इस गोली पर क्रिया की हमने इस दिशा में, तो ये जो गोली है वो इस बंदूक पर प्रतिक्रिया देगी इस दिशा में। तो अगर गोली इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो इस बंदूक पर बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल आप और भी देख सकते हैं। जैसे एक नाविक है, जो ये पानी के अंदर उसकी ये नाव है, ठीक है।
अब ये क्या करता है, अपने उस वो क्या बोलते हैं चंपू से पानी को है वो पीछे की तरफ धकेल रहा है। अब ये पानी पर क्रिया कर रहा है पीछे की तरफ, तो ये पानी इस नाव पर क्रिया करेगा आगे की तरफ। यही वजह है कि वो अपने चंपू से पानी को पीछे धकेलता जाता है और नाव है वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये भी क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। बहुत से ऐसे दैनिक जीवन के उदाहरण हैं जिन्हें आप क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से समझ सकते हैं। क्लियर है? तो ये गति के नियम थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, जो 1686 में दिए थे न्यूटन ने। क्लियर है? तो जड़त्व और गति के नियमों को समझने के बाद में अब जो शेष पोर्शन है वो है गति से संबंधित विभिन्न टर्म्स, जिनमें अपने दूरी, विस्थापन, बल, वेग, त्वरण वगैरह आते हैं। उनके बारे में भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूरी तथा विस्थापन की। देखिए, दूरी और विस्थापन में फ़र्क क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए ये पथ है, पथ की लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं, जबकि किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच का जो अंतर है वो कहलाता है विस्थापन। कुछ समझ में आया? समझ में तो आपको आ गया होगा। सिंपल वे में समझाता है तो देता हूँ, कभी भूलोगे नहीं कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैंने क्या किया, मैं पहले यहाँ से यहाँ पर गया, इस पोजीशन पर आया, ये मैं 2 मीटर आया, ठीक है। यहाँ से फिर मैं चल करके इस पोजीशन पे आया, ये यहाँ से 2 मीटर है मान लीजिए। तो अब मैंने दूरी कितनी चली, तो दूरी होता है जितना आप टोटल चले हैं उसकी लंबाई, उस पथ की लंबाई। तो मैं टोटल कितना चला, मैं पहले यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ गया, तो मैंने दूरी तो चली 4 मीटर। तो ये तो बात हुई दूरी की। अब हम देखते हैं कि विस्थापन क्या होता है। तो देखिए, मेरी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की जो सीधी दूरी है उसको हम बोलते हैं विस्थापन। तो अब इस दूरी की जो मेरे प्रथम और अंतिम अवस्था है, जैसे प्रथम अवस्था ये है और अंतिम अवस्था ये है, मेरी जो पूरी गति की है मैंने उसकी, तो इनकी जो सीधी लेंथ होती है या जो सीधी लंबाई होती है उसको हम बोलते हैं विस्थापन। तो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ जो इस पथ से चला वो तो क्या कहलाएगी, मेरी चली गई दूरी। लेकिन इस प्रारंभिक अवस्था से इस अंतिम अवस्था के बीच की ये जो सीधी दूरी है ये क्या कहलाती है, विस्थापन, जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट। तो जो शॉर्टकट है वो विस्थापन है और जो यहाँ आटा खा की दामा की है दूरी। ठीक है, समझ में आएगी हुई। तो देखिए, अब 4 मीटर मैंने दूरी तय की और शॉर्टकट या जो सीधी दूरी है मेरी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की वो कितनी होगी, तो उसे हम आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि दूरी और विस्थापन है वो क्या होता है। देखिए, दूरी है वो एक अदिश राशि है क्योंकि इसकी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। फिक्स डायरेक्शन कैसे नहीं है, देखिए इसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, उसके बाद में मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो कोई फिक्स डायरेक्शन है कि मैं नेट किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है। जबकि विस्थापन है वो एक सदिश राशि है। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। दूरी है वो अदिश राशि है, जबकि विस्थापन है वो सदिश राशि। क्यों? क्योंकि विस्थापन की एक फिक्स डायरेक्शन होती है। जैसे ये मेरी प्रारंभिक अवस्था है और ये मेरी अंतिम अवस्था है गति की। तो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक गति कर रहा हूँ और इस डायरेक्शन में गति कर रहा हूँ। तो यहाँ पे विस्थापन के साथ में डायरेक्शन का है वो कॉम्बिनेशन होता है और इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको ये वाला पोर्शन है वो याद रखना है कि दूरी है वो होती है अदिश राशि और विस्थापन है वो होता है सदिश राशि। उसके बाद में आती है इनकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट दोनों की होती है मीटर। दूरी को हम एक्चुअली मीटर में नापते हैं और एमकेएस पद्धति को एसआई यूनिट बोलते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट है वो क्या होगी, मीटर। नेक्स्ट देखिए कि जब कोई वस्तु केवल एक दिशा में गति करती है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसके विस्थापन के बराबर होती है। जब वस्तु एक ही दिशा में गति करेगी तो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था भी सेम ही होनी है।
विस्थापन के लिए भी और गति के लिए भी। जैसे समझिए किस प्रकार से कि ये वस्तु है वो यहाँ से लेकर के एक सीधे पथ पर गति करती है यहाँ तक, तो दूरी होगी जैसे ये 5 मीटर की डिस्टेंस है वो कवर करती है, दूरी तय करती है। विस्थापन कैसे निकालेंगे? उसकी प्रारंभिक अवस्था और उसकी अंतिम अवस्था के बीच की सीधी दूरी सेम, वही क्या आ गई 5 मीटर। तो जब वस्तु एक ही दिशा में गति करेगी तो उसका विस्थापन और दूरी है वो क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है? तो दूरी उसके विस्थापन के बराबर होती है। एक टर्म आती है जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कई बार पूछ लिया जाता है, और रीट में तो नहीं आया लेकिन अदर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। हो सकता है अगर कुछ लेवल सुधार हो रीट में तो इस बार इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए, और वो बात है अवरोधन दूरी की। अर्थात हम किसी चलती हुई कार या ट्रक को ब्रेक लगा करके रोकते हैं, तो जिस पोजीशन से हमने जैसे ये गति करती हुई इस अवस्था में या इस स्थिति पर है, यहाँ से हम इसके ब्रेक लगाते हैं और ये वस्तु है वो धीरे धीरे कर करके यहाँ पर जा कर के रुकती है, तो ये जो दूरी होती है उसको बोलते हैं हम अवरोधन दूरी। तो कई बार इस अवरोधन दूरी के बारे में पूछ लिया जाता है कि जैसे कोई ट्रक है वो इस स्पीड से चलता हुआ आ रहा है, यहाँ पर इस स्पीड पे उस पर ब्रेक लगाया जाता है, तो वो कितनी दूरी तय करके रुकेगा, या इतनी दूरी तय करके रुकता है तो उसमें लिया गया समय कितना होगा, वगैरह वगैरह पूछा जा सकता है। तो इस अवरोधन दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अवरोधन दूरी इक्वल्स टू ut/2। क्या होता है? ut/2। जहाँ पे u है उसका वेग, या इसे हम बोल सकते हैं प्रारंभिक वेग, अर्थात जिस वेग से वो कार या ट्रक या कोई भी वस्तु है वो गति करती हुई आ रही है, तो वो उसका प्रारंभिक वेग है u। t है समय, जितना समय वह रुकने में लेती है। तो यहाँ से जो निकल के आएगी वो वैल्यू आएगी उसकी अवरोधन दूरी की, अर्थात इतने मीटर, इतने सेंटीमीटर या इतने किलोमीटर दूर जा करके वो वस्तु ब्रेक लगाने के बाद में रुकेगी। क्लियर है? तो दूरी और विस्थापन का अपना ये जो पोर्शन है वो इसी के साथ कंप्लीट होता है। दूरी और विस्थापन का फर्क आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, चलते हैं चाल तथा वेग पर। अब देखिए जिस प्रकार से हमने दूरी और वेग पढ़ा था, सेम कंडीशन वही दूरी और विस्थापन पढ़ा था, सेम कंडीशन और सेम रिलेशन है चाल और वेग में। देखिए चाल है वो रिलेटेड होती है दूरी से, और वेग है वो रिलेटेड होता है विस्थापन से। अब देखिए इनकी डेफिनेशन कि वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। अर्थात कोई वस्तु एकांक समय में कितनी दूरी तय करती है वही उसकी कहलाएगी चाल। तो एकांक समय में तय की गई दूरी है वो चाल है, जबकि वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन है वो क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। एकांक समय में इसका मतलब समय का भाग दे देना है। किस में देना है? चाल निकालनी है तो आपको दूरी में देना है, और वेग निकालना है तो आपको विस्थापन में देता है। चाल का फॉर्मूला क्या हुआ? तय की गई टोटल दूरी बटा उसमें लगा समय। इसी प्रकार से वेग क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। सेम वही बात यहाँ पर आ जाती है जो आती है अपनी दूरी और विस्थापन में। तो दूरी क्या थी? अदिश राशि, और विस्थापन क्या थी? सदिश राशि। तो दूरी से जो टर्म निकल के आती है वो अदिश होगी, तो दूरी से क्या निकल के आती है? चाल। तो चाल अदिश राशि, और वेग है वो क्या होगी? सदिश राशि। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो वो होती है मीटर पर सेकंड, जिसको हम इंग्लिश में इस प्रकार से भी लिखते हैं m/s, मीटर पर सेकंड। औसत एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं एवरेज। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? वो होता है कि कुल दूरी बटा कुल समय, अर्थात कोई वस्तु जितने समय में जितनी दूरी तय करती है उस दूरी में उस समय का भाग देंगे तो आएगी औसत चाल। इसी प्रकार से औसत वेग आ जाता है। जितना विस्थापन है टोटल उसमें उस कुल समय, जितना समय लगा उसका भाग दे देंगे तो औसत वेग आ जाएगा। तो ये अपनी एवरेज की बात होगी, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज। ठीक है। तो चाल और वेग के बाद में अपना जो नेक्स्ट टर्म आती है वो है त्वरण, एक्सेलरेशन।
देखिए त्वरण क्या होता है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, किसमें, वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और यह एक सदिश राशि अर्थात इसकी डायरेक्शन होती है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और उसमें भी परिवर्तन की दर मतलब अपॉन सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण क्या है कि वेग में परिवर्तन की दर होती है, अब वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अगर किसी वस्तु का वेग है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है तो उसको, उस कंडीशन में हम बोलते हैं धनात्मक त्वरण, पॉजिटिव त्वरण, या इसे हम सिंपली त्वरण भी बोल देते हैं। लेकिन अगर किसी वस्तु का वेग है वो कम होता चला जा रहा है तो उस कंडीशन में उसके त्वरण को बोलते हैं हम नेगेटिव त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, या इसको सिंपली हम बोलते हैं मंदन, अर्थात उसकी जो गति है वो क्या हो रही है, मंद होती चली जा रही है। तो त्वरण आपके समझ में आया। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि वेग है वो एक सदिश राशि होती है। ठीक है, नेक्स्ट, गति के समीकरण। अब हम गति के समीकरणों के बारे में पढ़ते हैं कि 3 समीकरण जो गैलीलियो ने दिए थे वो कौन से हैं। तो गैलीलियो गैलीली ने गति के 3 समीकरण दिए हैं। पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे देखिए v है वो अंतिम वेग है वस्तु का, u है वो प्रारंभिक वेग है, a है वो वस्तु का त्वरण है और t है वो लगा समय है। दूसरा जो समीकरण दिया है गति का वो है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए पहला जो समीकरण है उससे हम निकालते हैं किसी वस्तु का अंतिम वेग, या अगर किसी वस्तु का अंतिम वेग दिया हुआ हो तो हम उसका प्रारंभिक वेग निकाल सकते हैं त्वरण और टाइम की वैल्यू रख करके। तो इससे हम कोई अगर एक वैल्यू निकालनी हो और बाकी की 3 वैल्यू दी हुई हो तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो सेकंड समीकरण दिया था गति का s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके द्वारा हम चली गई दूरी या जो उसका विस्थापन है उसकी गणना करते हैं। नेक्स्ट जो s है वो दूरी होगी, क्लियर है। तीसरा जो समीकरण दिया था वो दिया था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पे v है वो अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और s दूरी। तो गैलीली ने ये 3 समीकरण दिए थे गति के, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर हमें किसी वस्तु की nवें सेकंड में चली गई दूरी निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला है s इक्वल्स टू, या इसे nवें सेकंड में निकाल रहे हैं तो आप s n से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एस एन इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस 1/2 ए टू एन माइनस वन, जहाँ पे u क्या है, प्रारंभिक वेग, a है वो त्वरण और n है वो सेकंड। nवें सेकंड में चली गई दूरी का हमें ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। इसमें हम वैल्यू पुट करके हमें पता चल जाता है कि इस वस्तु ने nवें सेकंड में अर्थात दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय की है। क्लियर है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं मुक्त पतन की। मुक्त मतलब जिस पर मतलब किसी का कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं हो, एकदम फ्री है, फ्री फॉल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो मुक्त पतन क्या होता है कि किसी वस्तु के स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरने को मुक्त पतन कहते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, हम उसको किसी फोर्स से नहीं गिरा रहे हैं। जैसे हम छत से किसी पत्थर को ऐसे मुक्त कर देते हैं, हाथ से बिल्कुल उस पर फोर्स लगाए बगैर उसको छोड़ते हैं, तो वो उसका कहलाता है मुक्त पतन, अर्थात हम उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे हैं। क्लियर है। इस स्थिति में वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। अब अगर हम उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं फिर भी वो नीचे की तरफ ही गति करता है, इसका मतलब उस पर नीचे की तरफ कोई अन्य बल तो लग रहा है
और वो बल क्या लगता है इस पत्थर पर नीचे की तरफ? गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल। और ये पत्थर है वो गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही नीचे की तरफ उसका वेग है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इस स्थिति में वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही त्वरण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए कि मुक्त पतन हेतु वायु का प्रतिरोध है वो नगण्य माना जाता है। हमने आपको बताया कि मुक्त पतन का मतलब है कि उस पर बाह्य कोई भी बल एक्स्ट्रा कार्य नहीं कर रहा है, और अगर हमें पृथ्वी के एग्जैक्ट गुरुत्वीय के बल या त्वरण की वैल्यू निकालनी हो तो उस कंडीशन में जो वायु का प्रतिरोध है उसे हम लगभग 0 मानते हैं, तभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू है वो प्राप्त हो पाती है। उसको हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि हाँ ये मुक्त पतन है। तो ये गति का पोर्शन है वो फिलहाल रीट के अकॉर्डिंग इतना ही है। ये जो कंसेप्ट्स बताए गए हैं आपको, बहुत ही शॉर्ट वीडियो हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं। ये जो कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन बनता है तो वो उसको आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी एग्ज़ाम्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे रिलेटेड भी अपन एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर की पूरी यांत्रिकी का टॉपिक आ जाएगा जो अपने रीट के अंदर दिया हुआ है। उसमें से जो भी चुनिंदा क्वेश्चंस हैं उसका एक अलग सी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।